हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताएंगे लुब्रिकेशन के बारे में। लुब्रिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लुब्रिकेशन के बारे में अगर आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन उसके बारे में हो गया तो आप बहुत बड़ा ब्रेकडाउन, प्रोडक्शन लॉस, इन सभी को बचा सकते हैं और अपने लाइफ को भी खुशहाल बना सकते हैं। कैसे, ये आने वाली वीडियो में देखेंगे। लुब्रिकेशन प्रॉपर ना होने की वजह से जितने भी बीयरिंग है वो अपना जो रिकमेंडेड लाइफ है उसको अचीव नहीं कर पाता है। वो जनरली 50% पहले ही उसका फेल्योर हो जाता है। ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 50% पहले ही उसका फेल्योर हो गया है। उसका जो रीजन देखा गया है कि वो 16% सीजल और हैमरिंग इफेक्ट के कारण उसका डैमेजेस हुआ है। टोटल एनालिसिस किया गया कि बीयरिंग के फेल्योर एक्चुअल में होता क्यों है। यह देखा गया कि जो 16% केसेस हैं वो सीजल और हैमरिंग इफेक्ट के कारण हुआ। सीजल और हैमरिंग इफेक्ट मतलब जो भी बीयरिंग है उसको फिट करने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है। जनरली ये देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में लोग क्या करते हैं कि सीजल और हैमर का ही इफेक्ट का यूज करके बीयरिंग को फिट कर देते हैं, जिससे कि इंटरनल डैमेजेस हो जाता है, रेसेस में क्रैक्स फॉर्मेशन हो जाता है, जो बॉल है उसमें भी फॉर्मेशन हो जाता है। इसके वजह से उसका डैमेजेस हो जाता है। वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, जो प्रॉपर तरीके से अर्थिंग नहीं लेते हैं, तो देखा गया मोस्ट ऑफ द केसेस में कि जो अर्थिंग है ना लेने की वजह से स्पार्क जनरेट हो जाता है बीयरिंग की इनसाइड में, जो कि वो दिखती नहीं है। इसके वजह से भी बीयरिंग का फेल्योर हो जाता है। दूसरा 34% चांसेस जो बीयरिंग का फेल्योर होता है वो होता है पुअर अलाइनमेंट की वजह से। बीयरिंग का इक्विपमेंट का प्रॉपर अगर अलाइनमेंट नहीं है उसकी वजह से बीयरिंग का फेल्योर देखा गया है। जो प्रॉपर बड़े बड़े बीयरिंग है उसका प्रॉपर तरीके से स्क्यू देखा जाता है, इसको कुछ सेट किया जाता है, मास्टर लेवल किया जाता है शाफ्ट का, और प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट किया जाता है। और यह भी देखा जाता है कि जो भी इक्विपमेंट है उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है। उस ऑपरेटिंग टेम्परेचर में ही उस टाइप का बीयरिंग का डिजाइन होता है, उसमें उसी टाइप का हिसाब से उसमें एक्सपेंशन होते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से उसका अलाइनमेंट, जो फिक्स बीयरिंग है, फ्लोटिंग बीयरिंग में जो रिकमेंडेड गैप मेंटेन किया गया है वो उसकी जानकारी ना होने की वजह से बीयरिंग का रॉन्ग फिटमेंट, बीयरिंग का रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से देखा गया है कि करीब 34% तक बीयरिंग का जो डैमेजेस हुआ है इसकी वजह से हुआ है। तीसरा है बीयरिंग का जो 36% जो फेलियर हुआ है, देखा गया है कि पुअर लुब्रिकेशन की वजह से। जो लुब्रिकेशन यूज होता है वो एक्चुअल ग्रेड का नहीं होता है। आने वाले सीरीज में दोस्त हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल ग्रेड कैसे सेट किया जाता है, कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाता है, कि ये पता चलता है कि कोई भी गियर बॉक्स है वो कैसे डिसाइड होता है। उसमें 320 आयल लगेगा, 460 आयल लगेगा, और जितने भी फ्लूइड कपलिंग है, हाइड्रोलिक यूनिट है, कैसे पता चलता है इसमें 68 का आयल लगेगा, 46 का आयल लगेगा। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताएंगे आपको। और ये भी देखा गया है जो 36% बीयरिंग का फेलियर हुआ है लुब्रिकेशन की वजह से, जो लुब्रिकेशन है वो उसका जो क्वालिटी है, ये तो पता चल गया 68 का आयल है, लेकिन जो रिकमेंडेड क्वालिटी है आयल का या ग्रीस का वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से बीयरिंग का फेल्योर होता है लुब्रिकेशन की वजह से। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट 14% चांसेस ये देखा गया है, लेकिन इसका अकरेंस सबसे ज्यादा है, वो है कंटेमिनेशन के कारण। बीयरिंग का जो हाउसिंग है उसका सील डैमेज होने की वजह से जो डस्ट पार्टिकल एंट्री करता है, इनग्रेश होता है बीयरिंग के इनसाइड में लुब्रिकेशन के थ्रू, उसके कारण में धीरे धीरे उसका डिटीरियोरेशन चालू हो जाता है। कंटेमिनेशन से क्या इफेक्ट आता है इसके बारे में भी हम डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको बताएंगे। उसकी सिवियरिटी को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जो भी आप बीयरिंग ऑयल का यूज करते हैं अपने इंडस्ट्री में, उसका प्रॉपर तरीके से देख रेख, हैंडलिंग, और जब भी आप हाउसिंग में उसका फिलअप करते हैं कितना सफाई से उसका ध्यान देना है, उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि कंटेमिनेशन के कारण जो अकरेंस है देखा गया सबसे ज्यादा केसेस है बीयरिंग का फेल्योर होने का। तो इस केस स्टडी के हिसाब से देखा गया कि जो अकरेंस है सबसे ज्यादा वो कंटेमिनेशन के कारण होता है। जो डस्ट पार्टिकल एंट्री करता है तो उसका जो
इफेक्ट है उसके कारण में बीरिंग का फेलोर होता है। दूसरा बीरिंग का फेलोर सबसे ज्यादा देखा गया है जो लुब्रिकेशन का, वो इटसेल्फ फेलोर हो जाए। किसी चीज का एक सर्टेन लाइफ होता है, कोई भी ऑयल है या ग्रीस है उसका एक सर्टेन लाइफ होता है। जब आप प्रॉपर कंडीशन मॉनिटरिंग के साथ में ऑयल का एनालिसिस करेंगे कि इसमें तो ऐसा कोई नहीं डिग्रेडेशन तो नहीं है। कभी कभी क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्रिया में ऑयल का और ग्रीस का एनालिसिस नहीं होता है। एनालिसिस ना होने के कारण ये ग्रीस ऑलरेडी डिग्रेडेट हो, उसमें केमिकल डिग्रेडेशन हो जाता है, लोगों को पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से वो जो प्रॉपर तरीके से ऑयल फिल्म थिकनेस बनना चाहिए बीरिंग के इनसाइड में वो बनता नहीं है और बीरिंग का फेल्योर हो जाता है। तो सेकेंड अकरेंस सबसे ज्यादा देखा गया है कि ऑयल का डिग्रेडेशन हुआ है, ग्रीस का डिग्रेडेशन हुआ है। तीसरा सबसे ज्यादा अकरेंस ये हुआ है कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बीरिंग का जो लुब्रिकेशन है उसका ग्रेड या उसका क्वालिटी। उसके बाद है इम्बैलेंस, है फैन इम्बैलेंस हो गया। आपने शुरू में तो किसी भी इक्विपमेंट का अलाइनमेंट कर दिया, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी है कि 6 महीने में, 1 साल में किसी भी इक्विपमेंट का एक बार अलाइनमेंट जरूर चेक कीजिए। अपने प्लांट का कंडीशन मॉनिटरिंग को इंप्रूव कीजिए। वाइब्रेशन लेवल जरूर से जरूर उसका चेक कीजिए। ऑयल लेवल, ऑयल का एनालिसिस, इन सभी के अगर आप इंप्रूव करेंगे तो आपको जो फेल्योर्स होने वाले हैं इम्बैलेंस के कारण, उसका देखरेख आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि मिसअलाइनमेंट के कारण, फिर सॉफ्ट फूड के कारण, फिर कोरोजन के कारण, फिर ओवरलोड के कारण और लो लेवल में भी कभी कभी क्या होता है कि डैमेज हो गया सील, या गैप जनरेट हो गया, या ऑयल लेवल हीट डैमेज हो गया, उसके कारण में ऑयल बाहर हाउसिंग से गिर जाता है, पता नहीं चलता है, जिसके कारण कि बीरिंग विदाउट ऑयल चलने लगता है, तो उसके कारण भी डैमेजेस होते हैं। अब जानते हैं व्हाट इज लुब्रिकेशन। दोस्त, लुब्रिकेशन क्या होता है? एक बैरियर होता है। 2 रोटेटिंग पार्ट में अगर हम लुब्रिकेशन करते हैं तो उसका फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो आसानी से 2 रोटेटिंग पार्ट मूव कर सकती है। तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का जो बैरियर है, वो बैरियर कई रूपों में होता है। तो ये बैरियर कई रूपों में हो सकता है। ये बैरियर गैसियस रूप में होती है, ये बैरियर ऑयल रूप में होता है, हाइड्रोस्टैटिक है, हाइड्रोडायनेमिक है, या स्प्लैश लुब्रिकेशन है। एयर के साथ में थोड़ा सा ऑयल का भी मिक्स्ड रहता है, ग्रीस रहता है, और लुब्रिकेशन सॉलिड फॉर्म में भी रहता है, ड्राई फॉर्म में रहता है। तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके से लुब्रिकेशन का यूज होता है। किल्न एप्लीकेशन है, वहां पर ग्रेफाइट वार का भी यूज होता है, ऑयल का भी यूज होता है, ग्रीस का भी यूज होता है, और जितने टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के हिसाब से उस लुब्रिकेशन का निर्धारण होता है, उसका सिलेक्शन होता है। तो इस जो लुब्रिकेशन है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और एक बैरियर क्रिएट करता है 2 रोटेटिंग पार्ट के बीच में। तो ये इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा क्यों होता है? इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन यही है, सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, और जितने भी बीरिंग के इनसाइड में, चाहे वो इनर रेस है, आउटर रेस है, वॉल है, इन सभी के बीच में अगर कुछ भी इनिशिएटिव फटीग है या उसमें कुछ रफनेस है, उस रफनेस के बीच में एक लुब्रिकेशन होने की वजह से उस सरफेस का लाइफ ज्यादा हो जाता है, उस सरफेस का लाइफ बढ़ जाता है। कोई भी बीरिंग है उसका जो एब्रेसिव नेचर है उसको भी रिड्यूस करता है। लुब्रिकेशन प्रॉपर होने की वजह से जो वाटर में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से रस्ट फॉर्मेशन क्रिएट होगा, रस्ट फॉर्मेशन क्रिएट होगा इनसाइड बीरिंग में, तो वो क्या करेगा? डेब्रीज या जंग जैसे पार्ट इनसाइड बीरिंग में प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से बाबरी प्रोड्यूस होगी, बाबरी प्रोड्यूस होगा तो वो जो इंटरनल किल्डेंस है उसको चोक करेगा और इनर सरफेस को डैमेज करेगा। इसलिए ये देखा गया है कि जितने भी लुब्रिकेशन सिस्टम होता है वो एज ए सीलिंग भी काम करता है, लेकिन अगर डस्ट एरिया में है वो धीरे धीरे इनसाइड डस्ट से होता हुआ इनसाइड बीरिंग में भी जाता है, वहां से भी डैमेजेस क्रिएट होता है, लेकिन एज ए सीलिंग का भी काम करता है। और लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से है, मान लीजिए ग्रीस है, ग्रीस क्या करेगा? एक एज ए सीलिंग बैरियर का काम करता है, रोटेटिंग पार्ट के इनसाइड में वाटर और कंटेमिनेशन को जाने भी नहीं देता है, और अगर प्रॉपर तरीके मिक्स हो गया तो डैमेजेस भी क्रिएट करता है। मान लीजिए बीरिंग हाउसिंग है, बीरिंग हाउसिंग के इनसाइड में अगर प्रॉपर तरीके से सील है तो डस्ट पार्टिकल नहीं जाएगा। अगर सील डैमेज है और फुल ग्रीस है तो क्या करेगा? डस्ट को जाने नहीं देगा, तो वो एज ए बैरियर का भी काम
करता है। तो इन सब चीजों का इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है। अब बात करते हैं कि लुब्रिकेशन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों होता है। किसी भी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, कोई भी मेंटेनेंस फील्ड में आप देखते होंगे, ब्रेकडाउन हो गया, बेरिंग डैमेज हो गया। अब आप अगर बजटिंग उसका देखेंगे कि जो लुब्रिकेशन का बजट आ रहा है वो एक्चुअल में कितना है, आप डीप बैठिए, आप सोचिए और समझिए और एनालिसिस कीजिए। आपको ये पता चलेगा कि हमारा 1 to 3%, 1 से 3% ही लुब्रिकेशन का कॉस्ट आता है। एक बेरिंग डैमेज होता है, फिर उसका आप बेरिंग खरीदने जाइए, उसके साथ में जितने भी डैमेज है, इक्विपमेंट का पार्ट भी डैमेज है, हाउसिंग भी डैमेज होता है, मे बी साफ्ट भी डैमेज हो सकता है कि उसका जो कास्ट आ रहा है वो करीब 40% के अप्रोक्सीमेटली कास्ट आ रहा है। अब उसको लगाने के लिए लेबर कास्ट करीब 30% लग जाता है, 15% ओवर टाइम लगे, भाई जल्दी जल्दी करो, प्रोडक्शन लॉस हो रहा है तो ओवर टाइम भी लगेगा। अब कोई भी इक्विपमेंट आप करने से कंज्यूमेबल का भी खर्चा लगता है, कंज्यूमेबल है, हैंड ग्लोव लगा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेल्डिंग का सबका यूज होता है तो वो भी करीब 10 to 14% का यूज होता है। तो ओवरऑल देखेंगे कि हमारा तो 1 से 3% का ही लुब्रिकेशन का कॉस्ट था, जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से उसका लुब्रिकेशन नहीं किया, जो उसका सिलेक्शन होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया, इक्विपमेंट का देखरेख नहीं किया, कंडीशन मॉनिटरिंग उसका प्रॉपर तरीके से नहीं किया। तो इस लुब्रिकेशन की वजह से ही हमारा इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ और इतना कॉस्ट आया। तो ये आपको पता चलेगा कि करीब करीब 40% ओवरऑल जो बजट है वो इंपैक्ट किया टोटल ओवरऑल कॉस्ट का। तो आप 1 से 3% जो लुब्रिकेशन का नॉलेज लेके अपने प्लांट की रिलायबिलिटी को, मैकेनिकल रिलायबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, बड़े से बड़े ब्रेकडाउन को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसका नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले सीरीज में करीब 6 से 7 वीडियोस आपको बनेगा। उस वीडियोस में आप डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में लुब्रिकेशन का इंपॉर्टेंस जानेंगे, कैसे उसका सिलेक्शन होता है, कैसे उसका देखरेख किया जाता है, कंटेमिनेशन से क्या इफेक्ट आता है, और प्लांट में हर एक इक्विपमेंट में कौन कौन सा ग्रीस या ऑयल का यूज होता है, और ऑयल और ग्रीस का ही क्यों पर्टिकुलर प्लेस पे यूज होता है। कहीं कहीं आप देखते हो केवल ऑयल का ही यूज होता है, वहां ग्रीस का नहीं हो सकता है, जहां ग्रीस का है तो वहां ऑयल का क्यों नहीं हो सकता है। इन सभी के बारे में आपको डिटेल में आपको बताएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।